नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, आज है 22 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो। जब एक निशानेबाज अपना निशाना साधता है, वो जिस जगह पर निशाना साधता है उसे कुछ दूरी ऊपर का निशाना बांधता है। वो भी जानता है जब तक मेरा ये तीर, ये मेरा लक्ष्य तक जब तक वो पहुंचूंगा तो जमीन की भी ग्रेविटेशन की वजह से इस तीर या कमान का भी नीचे आना फिक्स है। इसलिए वो भी अपने लक्ष्य से कुछ ऊपर का निशाना साधता है। वो जानता है कि जमीन के अंदर भी, इस पृथ्वी के अंदर भी ग्रेविटेशन नाम की चीज है। इसलिए अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो और उसके लिए मेहनत भी उतनी ही बड़ी करो। अपने लिए आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए खुद का, खुद को बेहतर करने का, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने का आपका लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, नामुमकिन कुछ भी नहीं। इस दुनिया में बदल दो जो हालात हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं, इस दुनिया में बदल दो जो हालात हैं। आज जो भी हालात है उस हालात को ही बदल दो। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, 20 फरवरी को, 19 फरवरी को या साथियों इसमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम हर वर्ष 21 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। साथियों, वर्ष 1999 के अंदर यूनेस्को के द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया था। उस समय सबसे पहली बार बांग्लादेश ने इसकी शुरुआत की। किसने की थी? बांग्लादेश ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में वर्ष 2000 से विश्व भर में यह दिवस मनाने जाने लगा। सबसे पहला देश कौन सा? तो बांग्लादेश। 1999 में घोषणा किसने की? तो यूनेस्को के द्वारा घोषणा की गई, यूनेस्को के द्वारा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 की जो थीम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मल्टीलैंग्युअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन, मतलब बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है। इस बात की जो थीम है वो क्या है? मल्टीलैंग्युअल एजुकेशन और नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, यानी कि बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है। शिक्षा के अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत है। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता? यानी कि भारत, चीन, जापान या साथियों इसमें से कोई नहीं? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स जो फेडरेशन है साथियों, ये जो आयोजन है ये मिस्र के अंदर हो रहा है। मिस्र के काहिरा शहर के अंदर हो रहा है और इसके अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का जो गोल्ड जीता है वो जीता हमारे देश भारत ने।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। नर्मदा नितिन राजू और रुद्राक्ष बाला साहिब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा जीतकर भारत को पहला स्वर्ण दिया था, और वरुण तोमर और रिदम सागवा ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतियोगिता जीतकर भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिया, यानी कि 2 स्वर्ण पदक दिए इन्होंने। भारत ने टोटल 200 गोल्ड जीते हैं अभी तक। ये 23 को खत्म होगा वैसे तो, लेकिन अब तक इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल, इन दोनों के अंदर भारत ने गोल्ड जीता है। IISF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका जो आयोजन कहां पर हुआ है? मिस्र के अंदर, मिस्र के काहिरा के अंदर। अब आप बताओगे मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है, जो हमारे 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के रूप में भी भारत पधारे थे? उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। आप सभी साथी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है? हमारे भारत देश का UPI और किस देश के साथ में क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च कर रहा है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया या फिर वियतनाम? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी करने जा रहा है हमारा UPI। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या खास बातें हैं। PM मोदी और सिंगापुर के PM ली हसीन लूंग, ये है ली हसीन लून, UPI और पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत के साक्षी बने। PM मोदी ने कहा कि UPI पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भारतीय लोग, बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी भी और भी बहुत सारे लोग सिंगापुर के अंदर रहते हैं अपनी आजीविका के लिए, कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए रहते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजैक्शन की समस्या थी अब ये हल हो जाएगी। अब UPI और पे नाउ, ये किसका पे नाउ? ये सिंगापुर का है, और UPI किसका? भारत का है। एक क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी करने की शुरुआत बनी है। और आपसे पूछे कि सिंगापुर के जो CM है, नहीं PM है, वो कौन है? तो ली हसीन लूंग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? साथियों उसका जो सही जवाब है वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। क्या है खास बातें वेदांता और फॉक्सकॉन के बारे में? भारत के दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल की यह कंपनी है वेदांता, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कारोबार की दिग्गज कंपनी है फॉक्सकॉन। ये जो फॉक्सकॉन कंपनी है ये ताइवान की कंपनी है। कहां की है साथियों? ताइवान। आप याद रखिए, ताइवान। ये ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, और हमारी जो दिग्गज कंपनी है वेदांता, ये भारतीय अनिल अग्रवाल की है, अनिल अग्रवाल की। गुजरात के अहमदाबाद में ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में पहला सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने का फैसला किया है। यानी कि भारत के अंदर बनेंगे सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले, ये मोबाइल की डिस्प्ले, टीवी की डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर भारत के अंदर अब बनना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी इस परियोजना में। 1 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। ये इतना इसलिए इतना खास है क्योंकि अगर बात की कोई विदेशी कंपनी भारत के अंदर आती है तो भारत को वो एक GST देती है।
जीएसटी के रूप में भारत को फायदा होता है, रोजगार मिलता है हमारे नागरिकों को, और इसके अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे बड़ी बात क्या होती है? और इसके अंदर कितना पेमेंट खर्च होगा? ये बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 1,54,000 करोड़। ताइवान का हीरो प्रोडक्ट है सेमीकंडक्टर। आप जानते हो इस बात को? हीरो प्रोडक्ट का मतलब उस देश की लगभग इकोनॉमी इसी से निकलती है, इसी से बनती है, और डिस्प्ले से भी। भारत के पास में ऐसा कोई हीरो प्रोडक्ट नहीं है। इसे ये सेमीकंडक्टर भारत वालों के लिए सस्ते भी होंगे, डिस्प्ले सस्ते होंगे, टीवी सस्ते होंगे। इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और हमारे जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने भी कहा कि हम इसका पूर्ण रूप से सहयोग भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में किस यूटी में पेगोंग तसो लेक मैराथन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में स्थान दिया गया है? यूनियन टेरिटरी यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश में ये जो पेगोंग तसो मैराथन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन, ये साथियों हाफ मैराथन हुई है। कैसी हुई है? हाफ मैराथन का मतलब ये 21 किलोमीटर की मैराथन हुई है। ये ऐसी लेक के अंदर हुआ है जहां पर माइनस में तापमान है, उस झील के ऊपर बर्फ जमी हुई है, उसके ऊपर ये मैराथन हुई है 21 किलोमीटर की। और जो मैराथन होती है वो होती है 42 किलोमीटर की। ये हाफ मैराथन है 21 किलोमीटर की। तो इसका सही जवाब है वो है लद्दाख। ये जो हाफ मैराथन हुई है, पेगोंग तसो झील कहाँ पर है? तो लद्दाख के अंदर। कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन बन चुकी है। ये इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको साथियों ध्यान में रखना है। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की और फुल मैराथन होती है 42 किलोमीटर की। कितनी होती है? 42 किलोमीटर की। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। इस बार की जो इस मैराथन की जो थीम है वो है द लास्ट रन। क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस मैराथन के अंदर 75 धावकों ने भाग लिया। फ्रोजन लेक मैराथन पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। यह झील समुद्र तल से 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दादा साहिब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% छपने वाला क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के अंदर। ये आगामी परीक्षाओं के अंदर छपने वाला 100% क्वेश्चन है। इसके अंदर बहुत सारी बातें करेंगे। पठान, RRR, द कश्मीर फाइल्स, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है RRR। इस RRR फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। ये दादा साहिब फाल्के पुरस्कार समारोह, इसके अंदर किसको क्या क्या मिला, आज हम इसके बारे में कंप्लीट चर्चा कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सबसे बढ़िया फिल्म कौन सी थी? तो वो थी द कश्मीर फाइल्स। कौन सी थी? द कश्मीर फाइल्स। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए आर बाल्की थे। कौन थे? आर बाल्की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रह्मास्त्र के लिए रणवीर कपूर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने की 100% संभावनाएं रहेगी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करूं, गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को चुना गया है। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में इनको अवार्ड मिला है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार में मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर के रूप में ऋषभ शेट्टी को चुना गया है, वो कांतारा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस को मिला है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन सी है? तो वो है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस।
क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है वरुण धवन को भेड़िया के लिए। और इस वर्ष का फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड है वो मिला है RRR को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दक्षिण कश्मीर फाइल्स है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो रणबीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो आलिया भट्ट है। और फिल्म ऑफ द ईयर RRR को मिला। ये तो तुमको याद रखने हैं इस पॉइंट्स को। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में पश्चिम और मध्य के लिए पहली PM गति शक्ति कार्यशाला कहां आयोजित की गई है। PM गति कार्यशाला यानी कि ये टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, किसी भी जो जमीनी स्तर पर कार्य है उसको तेजी से करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। जयपुर, गोवा, भोपाल या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है गोवा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। PM गति कार्यशाला का जो आयोजन है वो गोवा के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों ये दिव्यांग पार्क की जो आधारशिला रखी गई है ये कहां पर रखी गई है। महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर कहां पर, नागपुर के अंदर। और किसके द्वारा रखी गई है, तो इसका सही जवाब है वो है नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया की सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। ये अनुभूति समावेशी पार्क का मतलब अद्भुत होने वाला है और बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी से बनने वाला है। इसमें 21 प्रकार के विकलांगताओं के लिए 21 प्रकार की टाइप ऑफ 21 हैंडीकैप्स के लिए अनुकूलित सुविधाएं होगी। यानी कि अलग अलग, यानी कि कोई अंधा है तो अंधों के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, कोई लंगड़े हैं तो लंगड़ों के लिए अलग होगा, और सी बहुत सारी चीजें होती है। 21 प्रकार की इसके अंदर विकलांगताओं के लिए इनको मिलेगा। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसका जो निर्माण है वो 90,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बन रहा है। कितने क्षेत्र में होगा इसका निर्माण, 90,000 वर्ग फुट क्षेत्र में इसका निर्माण होगा। इसका उद्घाटन किसने किया, तो वो क्या नितिन गडकरी ने। कहां पर किया, तो महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर किया। और कितने प्रकार की विकलांगताओं के लिए अनुकूलित होगा, यानी कि 21 प्रकार की विकलांगताओं के लिए ये अनुकूलित होने वाला है। इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में साथियों ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ है। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात। वर्ष 2014 से लेकर के 19 तक गुजरात के राज्यपाल रह चुके ओम प्रकाश कोहली का हाल ही में निधन हुआ है। यह है ओम प्रकाश कोहली, आपको इमेज के अंदर दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, नई दिल्ली में भारत और किस देश ने तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की जो बैठक का आयोजन किया है। आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवाद के लिए जो निपटने के लिए भारत विदेशों के साथ में किस किस सहयोग बढ़ाता है, तो उसके साथ में किस देश के साथ में ये तीसरी बैठक हुई है। तुर्की, मिस्र, फ्रांस या फिर इजराइल। साथियों नई दिल्ली के अंदर, कहां पर, नई दिल्ली के अंदर भारत और मिस्र तीसरी आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की यह बैठक हुई है। किस देश के साथ में, मिस्र के साथ में। भारत विभिन्न स्तरों पर वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कई देशों और संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है। मिस्र एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने लगातार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए काम किया है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल फतेह अल सीसी। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में संक्रामक रोगों और महामारी से लड़ने की तैयारी करने के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की है? हमारे कोविड महामारी के अंदर हमने देखा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन का सबसे अधिक प्रोडक्शन किया और भारत ही नहीं विदेशों के अंदर इसका निर्यात भी किया। उनके द्वारा साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की। ये किस शहर के अंदर स्थापित होगा? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा संक्रामक रोगों और महामारी से लड़ने के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।